क्लास मैट्रिक का तीसरे चैप्टर का हमारे पास लास्ट टॉपिक है, आज वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो फीडबैक मैकेनिज्म, हालांकि ये हम पीछे टॉपिक पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर के अंदर मैट्रिक के अंदर। अब देखो फीडबैक मैकेनिज्म एक किस्म का चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म। क्या है? चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म है। इसके अंदर हम फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब है इंसान की बॉडी के अंदर जितने भी सबस्टेंस होते हैं उनको चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। ठीक है, अब देखो दो किस्म होते हैं इनके, टू टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म होता है। एक हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। दूसरा हमारे पास है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब देखो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब है ये अगेंस्ट काम करता है, अपोजिट काम कर रहा है। अगर कोई भी एक चीज बढ़ रही हो तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली कम होगी। जैसे कैसे? ये अपोजिट फैक्ट है। ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक अपोजिट फैक्ट इन रिलेशन टू द स्टिमुलस के स्टिमुलस के हमेशा अपोजिट काम कर रहा है कि अगर स्टिमुलस इंक्रीज हो रहा है, इनिशियल इंक्रीज होगा तो एक चीज इंक्रीज होके फिर स्टिमुलस ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता जाएगा। तो ये हमेशा स्टिमुलस के अगेंस्ट काम करता है। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाती है तो हमारा पेनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल क्या करते हैं, एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। ये इंसुलिन क्या करता है? कंट्रोल करता है हमारी ब्लड लेवल को या ग्लूकोज की लेवल को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। पॉजिटिव जैसे ये अपोजिट काम कर रहा है तो यहाँ पे अगर एक चीज बढ़ रही है, स्टिमुलस बढ़ रहा है तो जो रिलीज होने वाले सब्सटेंस है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें स्टिमुलस कम हो रहा है तो वो सब्सटेंस हार्मोन वगैरह इंक्रीज हो रहे थे। Enhancement effect in the relation of the stimulus। ठीक है, अब देखिए सपोज करते हैं जैसे बच्चा है, इनफैक्ट छोटा बच्चा होता है, such as the nipple of his mother breast। तो वो छोटा बच्चा जो है अपनी मदर के जो ब्रेस्ट होते हैं, ब्रेस्ट के ऊपर, निपल्स के ऊपर सक करना स्टार्ट कर देते हैं तो सीक्रेट हार्मोन्स टू द मिल्क सीक्रेशंस। ज्यादातर ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, जैसे हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यहाँ प्रोडक्टिन है, ये हार्मोन्स वगैरह बड़े रोल इंपॉर्टेंस करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे इंक्रीज द सकिंग, हार्मोनल जो सीक्रेशन है वो भी डे बाय डे इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे सपोज करते एक और एग्जांपल है, जैसे ब्लड क्लॉटिंग है आफ्टर एन इंजरी, टू स्टॉप द ब्लीडिंग्स वगैरह, ये भी जितना हम वजन देंगे उतना ब्लड रुकना स्टार्ट हो जाएगा। या दूसरा एग्जांपल देखा जाए, रिलीज द ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ये देखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। वो ज्यादातर लेबर जब प्रेगनेंसी के दौरान मदर को पेन होता है, उस पेन को ज्यादा पेन होता है, जितना पेन होता है उतना ऑक्सीटोसिन रिलीज होता जाता है। तो ये हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म थे कि हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंस है वो कैसे चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस को कैसे चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। उसके बाद सेकंड हमारे पास टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे देखो नर्वस सिस्टम्स दो किस्म के, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप की डिजीज वगैरह होती हैं। तो उनके अंदर हमने दो डिजीज पढ़नी है, एक वेस्कुलर डिजीज है और दूसरी हमारे पास है फंक्शनल डिजीज है। ठीक है, जैसे वेस्कुलर डिजीज जो है उसको हम पैरालिसिस कहेंगे, पैरालिसिस, और जो फंक्शनल डिजीज है उसको हम एपिलेप्सी कहेंगे। ठीक है, ये दोनों, अब देखो हम कहेंगे कि पैरालिसिस जो है, पैरालिसिस एक ऐसी डिजीज का टाइप है जिसके अंदर पार्शियली और कंप्लीटली जो लॉस ऑफ कंट्रोल और मूवमेंट। देखो
पैरालिसिस का मतलब है जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई भी हिस्सा वगैरह काम करना छोड़ देता है तो उसको हम पैरालिसिस कहते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल अगर बोला जाए तो अधरंग का बोला जाता है, तो वो अधरंग वगैरह या एक साइड काम करना छोड़ देते हैं, हाथ हमारा काम करना छोड़ देते हैं, तो ये चीजें सब हम पैरालिसिस के अंदर पढ़ते हैं। इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट द वन और मोर मसल्स, इसके अंदर ये जब बीमारी होती है तो हमारे प्रॉपर तरीके से हमारे से मसल्स वगैरह मूवमेंट या बेंड वगैरह या प्रॉपर तरीके से उनको मूवमेंट नहीं करा सकते। ठीक है, या लॉस ऑफ सेंसेशन, प्रॉपर तरीके से हमें पता ही नहीं चल रहा होता, हम ऐसे लेके बस चलते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, सेंसेशन भी नहीं होती उसके अंदर। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं कॉज क्या हो सकता है, ये क्यों होता है, इसकी वजह क्या है? ज्यादातर ब्लीडिंग या हेमोरेज या आपके जो ब्लड वेसल्स है उससे खून बहना, या आपके ब्लड वेसल्स के अंदर या नर्वस सिस्टम के अंदर या किसी दिमाग के पार्ट्स के अंदर, आप लोगों के ब्रेन वगैरह के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लड वेसल्स का टूटना या ब्लड का क्लॉट होना, ब्लड का जम जाना, तो उस वजह से प्रॉपर तरीके से पूरे जो नर्वस सिस्टम है जिस साइड चल रहा है उस साइड डिफरेंट टाइप के ब्लड वगैरह नहीं मिलता, इस वजह से जो हमारी बॉडी जो है वो पैरालाइज हो जाती है। ठीक है, जैसे इंजरी ऑफ दी ब्रेन है या स्पाइनल कार्ड है या हमारे नर्व्स वगैरह के अंदर जितनी भी डिजीज वगैरह होती है ये सब के सब पैरालिसिस है। अब ट्रीटमेंट क्या होगा? ज्यादातर फिजियोथेरेपी है और एक्सरसाइज है। ठीक है, फिजियोथेरेपी है ज्यादातर और एक्सरसाइज है, ज्यादा से ज्यादा हम एक्सरसाइज कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा हमारे मसल्स को मूव कराएंगे, तो मूव कराने से मसल सही हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं एपिलेप्सी, ये किस्म की मिर्गी की बीमारी। एपिलेप्सी है क्या? मिर्गी की बीमारी। ये भी एक किस्म का ब्रेन डिसऑर्डर्स है। ठीक है, जिसके अंदर टेम्पररी अल्टरनेशंस इन वन और मोर फंक्शंस आर इनकरेंट ऑफ सीनीजर्स। इसके अंदर क्या होता है कि एक आपकी बॉडी के अंदर अचानक से जो झटके वगैरह आते हैं, उस अचानक से झटके वगैरह आने को हम एपिलेप्सी कहते हैं। ये एक किस्म की मिर्गी की बीमारी होती है जो अचानक से इंसान को झटके वगैरह आते रहते हैं, जैसे एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज टू द ब्रेन इन द ब्रेन। तो हमारे जो एबनॉर्मल, हमारे ब्रेन को पता ही नहीं चलता है और हमारी बॉडी ऐसे ही श्रिंक्स, ऐसे ही झटके वगैरह देती रहती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स देती रहती है। ठीक है, उसके बाद किसकी वजह से हो सकता है? जैसे स्टिमुलस, अचानक से हमारी आईज के ऊपर लाइट का गिरना, ये भी रीजन हो सकता है। ठीक है, इससे क्या होता है? अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, स्टिफनेस ऑफ योर बॉडी। आप लोगों की इस बीमारी के अंदर जो बॉडी है वो सख्त हो जाती है, बाकायदे सख्त हो जाती है, प्रॉपर तरीके से ऐसे बस झटके लगते रहते हैं और कोई भी काम वगैरह नहीं करती रहती है। ठीक है, और स्टिंग्स या जर्क वगैरह, पाँव का मुड़ जाना या दूसरी भी कहीं मोच वगैरह आना, मुड़ जाना, उसकी वजह से भी हमें एपिलेप्सी जैसी बीमारियां हो सकती है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सीनीजर्स, रिड्यूस द प्रॉपर मेडिसिन्स वगैरह, आप जितनी प्रॉपर तरीके से मेडिसिन्स वगैरह लोगे इस बीमारी से निजात मिलेगा, वरना इस बीमारी से निजात नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमारा आज क्लास मैट्रिक का तीसरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर चौथे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।